अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज के अपने इस ब्लॉग में 3 अहम और दिलचस्प तरीन खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो पहली खबर होगी वो अरशद शरीफ से मुतालिक होगी। उसमें बताएंगे कि अरशद शरीफ का केस एक मरतबा फिर से खुलने जा रहा है और उसमें आले शरीफ यानी शरीफ ख़ानदान किस तरह से इस केस में फंस सकता है। दूसरी खबर नाज़रीन वो बात करेंगे आसफा भुट्टो जरदारी के हवाले से, जो मज़ीद कुछ इंकशाफात आए हैं कि किस तरह से आसफा भुट्टो जरदारी को सिंध से उठाकर पार्लियामेंट के ऐवानों में पहुंचाया गया। और तीसरी नाज़रीन अहम खबर वो हिना परवेज़ भट्ट के मुतालिक है, क्योंकि हिना परवेज़ भट्ट एक ऐसा हीरा शायद हमारे पास मौजूद है जिसकी आज तक हम पाकिस्तानी कदर नहीं कर सके। तो उस हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। नाज़रीन, सबसे पहले तो अरशद शरीफ के हवाले से ही बात कर लेते हैं। अरशद शरीफ शहीद जिन्हें कीनिया में शहीद किया गया, उसके बाद बाकायदा से 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर नोटिस लिया, उस पर सो मोटो नोटिस लिया गया, एक्शन लिया गया, केस स्टार्ट हुआ। लेकिन केस स्टार्ट होने के बाद 3 से 4 या इससे थोड़ी सी ज़्यादा उसकी समातें हुई। समातों के दौरान जब अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से एक लेटर मौसूल हुआ सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके बाद उस केस को वहीं पर रोक दिया गया और अब तक उस केस की दोबारा से हेयरिंग नहीं की गई। फिर चाहे वो साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो उमर अता बंदयाल, या फिर चाहे वो अब इस वक्त काजी फायज ईसा हो, दोनों की जानिब से कोई एक्शन अब तक ना लिया जा सका। लेकिन अब इसी हवाले से एक और डेवलपमेंट सामने आई है, वो सेशन कोर्ट में है, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद। वहाँ पर एक नाज़रीन एक मुदई हैं, एक फ़रीक हैं जो यहाँ वहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने एक दरख्वास्त गुजारी है। दरख्वास्त में उनका मतन क्या है वो अब तक पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो डायरेक्ट बेनिफिशरी है वो शरीफ ख़ानदान है। उसमें उन्होंने बाकायदा नाम भी उनकी जानिब से लिखे गए हैं, जिनमें नवाज शरीफ का नाम शामिल है, मरीम नवाज़ हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, इसहाक डार हैं, हमजा शहबाज हैं और शहबाज शरीफ हैं, और राना सनाउल्लाह के भी नाम उनमें शामिल है। उन्होंने कहा कि ये लोग अरशद शरीफ की शहादत के बाद डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, तो इस वजह से इनके खिलाफ इंदराज मुकदमा किया जाए। अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्तें दी और ख़ुद वहाँ पर थाने में भी गया, लेकिन वहाँ पर इन शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा दर्ज करने को तैयार ही नहीं है। और नाज़रीन, मुकदमा दर्ज होगा भी कैसे जब इक़्तिदार इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में जब ख़ुद शरीफ फैमिली मौजूद हो। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ और जो वफाक है, वफाक में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो जब दोनों बड़े सूबे और पूरे मुल्क का जब बागडोर शरीफ फैमिली के हाथ में हो, तो फिर किस तरह से FIR दर्ज कराई जा सकती है। तो इसी वजह से अब उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा और उनका ये कहना था, दरख्वास्त का ये मतन था कि इनके खिलाफ दरख्वास्त चूँकि मैं अब यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और यही डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं अरशद शरीफ की शहादत में। और उन्होंने ये भी कहा, दरख्वास्त गुजार जो उसका नाम शाकिर है, जो आज जज एडिशनल सेशन जज हैं अहमद अरशद महमूद, उनकी कोर्ट में बाकायदा वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि कीनिया में बाकायदा शरीफ फैमिली की मिलें भी मौजूद हैं, शुगर मिलें वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस हवाले को भी जब लिंक किया जाए तो कीनिया में अरशद शरीफ की शहादत हुई, वहाँ पर इनकी शुगर मिल्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं और बेनिफिशरी भी यही हैं। तो इस वजह से इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए और इनके नाम ECL में डाले जाएँ। अब फ्रीकेन को नोटिस तो हो चुके हैं, देखते हैं कि अगली समात पर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई अगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को देखा जाए तो इसमें मुश्किल ही थोड़ी लग रही है। शायद ये जज वाहिद जज हो सकते हैं जो कुछ स्टैंड ले जाएं। अब नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो आसफा भुट्टो जरदारी के हवाले से है। आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला जनाब वो मुंतखब होती हैं और पार्लियामेंट में इस्लामाबाद में उनको सिंध से लाकर पहुंचा दिया जाता है। अब आसफा भुट्टो जरदारी की सूरत में जो पीपल पार्टी के जियाले हैं या ओवरऑल जो दीगर भी पाकिस्तानी या दीगर जमातों के सपोर्टर्स हैं, उन्हें वो बेनज़ीर नज़र आ रही थी, क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी ने एक तकरीर की, वहाँ पर कुछ अल्फाज कहे और उनकी इतनी धूम मची कि सब ने कहा कि बेनज़ीर दोबारा से वापस लौट आई है। तो लोग उन्हें बेनज़ीर से तशबीह देने लगे थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो जो मुस्तकबिल की बेनज़ीर बनना थी उसका अभी से ही फ्यूचर दाव पर लगा दिया गया। और किसकी जानिब से लगाया गया? उनके अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की जानिब से लगाया गया। अब जब कभी भी आसफा भुट्टो जरदारी इस तरह से अवाम में जाएंगी, बेनज़ीर बनने की कोशिश करेंगी, कहेंगी कि मैं वालदा के और अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रही हूँ, तो लोग उस वक्त दिखाएंगे कि जनाब सबसे पहले जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं किया, आपने बिला मुकाबला मुंतखब आप होकर पार्लियामेंट तक कैसे पहुंची। अब कुछ इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपके सामने इस हवाले से नाज़रीन रखने जा रहे हैं। इनके खिलाफ जितने भी उम्मीदवारान थे, जिस हल्के से ये NA 207 है, सिंध का ये हल्का है, वहाँ से मौसूफ़ा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया,
वहाँ पर जितने भी इनके खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवारान के थे, तमाम के नॉमिनेशन पेपर्स को ही रिजेक्ट किया गया। और ये यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कोशिश थी कि इनके खिलाफ कोई भी इलेक्शन लड़ने की जसारत ना कर सके, और वो भी सिंध में। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि नाज़रीन 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन में ये देखा जा चुका है कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टे जा चुके हैं, जिनमें नवाज शरीफ खुद भी शामिल हैं। मानसेरा से उन्हें एक आम शख्स की जानिब से शिकस्त, और लाहौर से भी शिकस्त, लेकिन उस शिकस्त को बाद में फतह में तब्दील किया गया और रही सही कसर नवाज शरीफ की बचाई गई। तो इसी तरह से इनके खिलाफ भी जो उम्मीदवार थे, चूंकि वो पीटीआई के साथ होते हैं, और पीटीआई का पलड़ा इस वक्त इन इलेक्शन में भी, और जो लग रहा है अगले इलेक्शन में भी पलड़ा भारी होगा, तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह से हो सकता था कि ये मौसूफा पार्लियामेंट तक ना पहुंच पाती। इसी वजह से अहकामात सादिर हुए, और फिर जितने भी इनके खिलाफ उम्मीदवार थे उन तमाम के नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, और उनको शायद डराया धमकाया भी गया कि आपने इस वाले से कहीं रुजू नहीं करना। लेकिन एक उनमें उम्मीदवार ऐसा बचा जिसने बाद में अब सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। ये उम्मीदवार है गुलाम मुस्तफ़ा रिंद, जिन्होंने अब सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन फाइल की है। और इन्होंने पिटीशन में ये बाकायदा लिखा है कि जनाब इनके जो पेपर्स हैं उनको रिजेक्ट किस बेस पर किया गया? रिजेक्ट इस बेस पर किया गया कि आपके जो साबका बिल्स हैं बिजली के, आपने चूंकि वो अदा नहीं किए, तो इस वजह से आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। अब इन्होंने पिटीशन में ये लिखा कि जनाब जिस इलाके में, जिस गांव में मैं रिहाइश पजीर हूँ, वहाँ पर तो अभी तक बिजली ही नहीं है। तो जब हम बिजली को यूज़ ही नहीं कर रहे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमने बिजली के हमारे कुछ वाजबात हों जिसकी वजह से हमारे नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट किया गया हो? तो सिर्फ इस एक आप लाइन को ही अगर आप देख लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 8 फरवरी के इलेक्शंस का रिजल्ट कैसे आया, और उसके बाद अब आस्था भुट्टो जरदारी को पार्लियामेंट में कैसे पहुंचाया गया। और जब फ्यूचर में आस्था भुट्टो जरदारी जब बेनजीर बनने की, जिस तरह मैंने बात की, कोशिश करेंगी, तब भी इनको यही दिखाया जाएगा इनके सामने कि जनाब उस वक्त किस तरह से आप पार्लियामेंट पर पहुंची। जब आप इस डगर पर चलकर खुद अपनी मर्जी से पार्लियामेंट तक पहुंची हैं, तो फ्यूचर में भी आप ऐसा ही करेंगे। फ्यूचर में भी आपसे कुछ अच्छे की हम उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर एक दाद देनी पड़ेगी कुछ हमारे जो मुक्तदर हलके हैं उनको, कि उन्होंने जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, कभी उनका बयानिया इस तरह का हुआ करता था, और दोनों को उन्होंने हाथ और पांव बांध कर ऐवानों में फेंका है। इक़्तिदार उनको दिया है, और इक़्तिदार भी ऐसा दिया है कि फैसले कहीं और से हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ एक बंदा भी अपनी मर्जी का अपॉइंट नहीं कर सकते। अपॉइंट करना होता तो वो वजीर खजाना किसी और को लगा सकते थे, लेकिन मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर खजाना है, वजीर दाखिला वो राना सनाउल्लाह या किसी और को लगा सकते थे, लेकिन वजीर दाखिला भी वो शख्स है जिसके खिलाफ खुद नून लीग में इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब के तो क्या ही कहने हैं, वो जिस तरह से मैं पहले भी बयान करता हूँ कि वो तो बेचारा सर नीचे करके जो भी कुछ बात हो वो सुनता है। तो अब अगर इनमें से ज़रा भी किसी ने बोलने की कोशिश की, तो उसी वक्त जो असल हकीकतन रिजल्ट थे इलेक्शंस के, वो उनके मुंह पर मारे जाएंगे। उसके बाद ये बाहर निकलने के काबिल ही नहीं रहेंगे। यानी नवाज शरीफ का रिजल्ट, अगर नवाज शरीफ अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बयानियां पकड़ते हैं, तो वो रिजल्ट उनके मुंह पर मारा जाएगा लाहौर का, कि जनाब इस इलेक्शन में भी ये देखें आप तो हार चुके थे, और आप हमारी मरहूम मिन्नत है कि हमने आपको जितवाया। और फिर वो वजीर आला मरीम नवाज, उनका रिजल्ट भी मारा जाएगा कि जनाब वहाँ से तो महर शराफत जीते हुए थे, तो महर शराफत की जीती हुई नशिस्त पर हमने आपको जितवाया और आपको वजीर आला बनाया, तो अब आप हमारे ही खिलाफ बोलेंगे। और उसी वक्त इनकी जो हुकूमत है उसका धड़म तख्ता आराम से हो जाएगा। तो इस वजह से ये कहना अब बजा होगा कि इनके हाथ पांव बांध कर कंपनी की जानिब से इन्हें फेंका गया है इक़्तिदार में, और फैसले वही होने जो इस वक्त मुक्तदर हल्के चाह रहे हैं। अब तीसरी और अहम खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी तकरीबन 84 के करीब पाकिस्तानी हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, यानी आम पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन उमरा की बात नहीं कर रहा जो टैक्स के चोरी करते हैं। हम लोग साबुन लेते हैं, चीनी लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं उस पर हम लोग टैक्स अदा करते हैं। तो हमारे टैक्स का पैसा बाद में जब गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट फिर हम लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए कुछ करेगी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट इस तरह के काम हमारे इसी पैसे को उड़ाने में मगन हमें नजर आती है, और उसे इस चीज़ का ज़रा भी परवाह नहीं है कि ये पैसा किस तरह से इकट्ठा होता है, किस तरह से हम लोगों के खून पसीने की कमाई को लेते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने इस पर अयाशी किस तरह से करनी है, और फिर अपने जो मंजूर नज़र होते हैं उनको किस तरह से नवाजना है। अब सेम इसी तरह की एक मिसाल थी, मिसाल अभी सामने आई
لاہور سے تعلق رکھنے والی ہنا پرویز بٹ کی. اب ہنا پرویز بٹ جن کی صرف اور صرف قابلیت یہ ہے کہ وہ صرف چاپلوسی اچھا کرنا جانتی ہیں. وہ مریم نواز کا وہ جو گلاس وہ اٹھا کے رکھتی ہیں اس کو پکڑنا اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ مریم نواز کہیں چل رہی ہیں تو فوٹو سیشن بڑا بہتر طریقے سے کرتی ہیں. فوٹو سیشن ان کو کرنا آتا ہے اور ٹویٹس کرنا ان کو اچھے طریقے سے آتے ہیں مریم نواز کے حق میں, اور صرف عمران خان کے خلاف ان کو بولنا یا لکھنا ان کو اچھے طریقے سے آتا ہے. تو یہ ہے ٹوٹل ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابلیت. اب اسی قابلیت کے بلبوتے پر چائنا میں ہمارا ایک وفد جاتا ہے, ان میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو بھی ساتھ چپکا دیا جاتا ہے. کوئی قابلیت نہیں, جو جتنی قابلیت تھی وہ آپ کو اس وقت میں بتا چکا ہوں. چائنا کے وفد میں محترمہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں. اب محترمہ پہلی مرتبہ کسی وفد کے ساتھ گئی ہیں تو ان کو نہ تو کوئی ان طور طریقے کا پتہ ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جانا ہے, کیا گفتگو کرنی ہے, کبھی اس طرح سے نہ ان کا بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ان کو تو صرف اینٹی عمران اگر آپ نے کچھ بلوانا ہے تو وہ بلوا لیں, لیکن چائنا والے تو یہ باتیں نہیں سنتے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف اچھا بولا ہے تو ٹھیک ہے جی آپ اس پر کچھ تجاویز دیں. یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس نہیں ہوا کرتی. اب وہاں پر جب ڈسکشن ہو رہی ہے, ویڈیو بھی ایک باقاعدہ سامنے آئی, خود ہنا پرویز اب دیکھیں بیچاری کی قسمت آپ چیک کریں, خود اپنے ہی سوشل میڈیا پر یہ تصاویر اس نے لگائی, ویڈیوز یہ لگائی, اور وہ خود اسی کے ہی گلے پڑ گئی. اسی کی قابلیت لوگوں کے سامنے مزید جو ہے وہ عیاں ہو گئی. وہاں پر میٹنگ کے دوران محترمہ ایک پینسل, اس وقت میرے پاس یہ بال پن پڑی ہے تو پینسل ان کے ہاتھ میں ہے, تصویر بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ میں, اور یہ جس طرح سے ہارٹ بیٹ ہوتی ہے سیم اسی طرح سے محترمہ لائنیں لگا رہی ہیں. بس یہ ہے ان کا ٹوٹل کام جو انہوں نے وہاں پر کیا ہے چائنا میں جا کر وفد کے ساتھ, یا انہوں نے جا کر جو آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے پیسوں پر گئی ہیں, کچھ تجاویز دی ہوں گی, کچھ اس طرح کی باتیں کی ہوں گی, لیکن کچھ بھی نہیں. بالکل رزلٹ نل اینڈ وائڈ, صفر رزلٹ. اور صرف یہ ان کی جانب سے جو لائنیں ہیں وہ لائنیں ان کی جانب سے لگائی گئی. اور وفد کے بعد کیا ہوا ہوگا, اچھا کھانا محترمہ کو مل رہا ہوگا, وہاں پر رہائش اچھی محترمہ کو نصیب ہو رہی ہوگی, اور اس کے بعد محترمہ واپس آ جائیں گی. تو یہ ایک انعام تھا جو محترمہ کو دیا گیا اینٹی عمران لکھنے بولنے کی صورت میں, اور ساتھ میں مریم نواز کی جو اچھا فوٹو سیشن کرتی ہیں اس کی صورت میں ان کو یہ نوازا گیا ہے محترمہ ہماری مریم نواز کی صورت میں. اور مریم نواز صاحبہ کو بھی ایسے ہی لوگ بہت پسند ہیں, چاہے وہ عظمیٰ بخاری ہوں یا وہ پھر وہ چاہے ثانیہ عاشق ہوں, جو ساتھ ساتھ مریم نواز کے گھومتے ہیں اور تصاویر اور ویڈیوز اچھی بناتے ہیں, تو وہی مریم نواز کے لیے منظور نظر ہیں. مزید بھی اس طرح کی ناظرین معلومات اور اس طرح کی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین امانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.